नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की आगामी परीक्षा के लिए आप सभी साथियों को मेरा आपको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी परीक्षाएं अच्छी तरीके से दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए 2016 का प्रश्न पत्र लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको सारा प्रश्न पत्र अच्छी तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है और कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो सारा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए 2016 का प्रश्न पत्र लेके आया हूं, जो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने से एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और क्या लेवल होता है। तो आपको ये प्रश्न पत्र हल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैं आपको 2016 का प्रश्न पत्र आपका गणित विषय का करवाने जा रहा हूँ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है: 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है। इसका कारण बताना है कि भाई ये 30, 120, 90 और 300 समानुपात में क्यों नहीं है। क्यों, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, तो मध्य पद तो भाई हैं 120 और 90, तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। तीसरा वाला देखते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल। अब इसके बाह्य पदों का गुणनफल यानी ये इसका और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 3 3 9 यानी 9000 हो जाएगा। इसका कितना हो जाता है? 12 9 108 यानी 1080 हो जाएगा। तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसमें लिखा है बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है, तो उससे क्या मतलब? बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है, तो उससे क्या मतलब? तो ये समानुपात में थोड़ी ना। इसका मेन कारण ये है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, अतः ये क्या है? समानुपात में नहीं है। तो हमने आपको समानुपात वाला जब चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें कहा था कि कोई 4 राशियाँ तब समानुपात में होंगी जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो आपको यह पहला प्रश्न सही हो गया, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपका तय हो गया। ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप उन कक्षाओं को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है, वहाँ से जाके आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, ये देखिए, ये वाला चित्र देखिए, ओ वृत्त का केंद्र हो गया और कोण ए ओ बी ये कितना है? 80 अंश। तो कोण ए डी बी बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त में परिध पर बना कोण एक ही चाप द्वारा, मतलब ये जो इसमें आप ऐसे ऐसे करके एक बना लीजिए, ऐसे डॉट डॉट करके एक ही चाप द्वारा, मतलब एक चाप, मतलब ये एक चाप गई है और ये इससे जो कोण बने, ये वाला आप परिध पर मत गिन लीजिएगा। वृत्त में किस परिध पर एक ही चाप द्वारा बना कोण, केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40। ठीक, अब ये 40 हो गया। वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो ये 80 है, तो ये 40 होगा। या यूँ कह लें, वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो इसका मतलब ये आधा हो जाएगा। जो परिध पर बना के जो केंद्र पर बना है वो 2 गुना होगा। ठीक, आप ये मत बोल दीजिएगा कि क्योंकि ये 40 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा भाई? क्योंकि एक ही चाप द्वारा
ये देखिए इस चाप से ये बना, ये वाली चाप से ये वाला कोड बना है, और ये भी, ये वाला कोड भी इसी चाप द्वारा बना है। तो ये एक ही चाप द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये वाली चाप से ये वाला कोड देखेंगे तो ये वाली चाप से ये वाला कोड बना है, और ये वाली चाप से ये वाला कोड बना है। तो ये एक ही चाप में नहीं है, ये भाई हो सकते हैं दोनों एक ही चाप द्वारा। तो आप ये वृत्त में ध्यान रखिएगा कि कौन कोण किसके बराबर होगा। तो ये 40 अंश हो गया। अब देखिए भाई, ए, इसको कोई नाम दे दें, सी दे देते हैं, ACBD, ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज में आपको पता होगा कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 140 अंश। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। पहला तो एक ही चाप द्वारा बना कोण, परिधि पर बना कोण वृत्त केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बनी परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, कुछ भी कहें आप। तो जब ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो जब ये 40 अंश हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये 140 अंश हो जाएगा। और यही आपको कोण पूछा था ADB, तो ये कितना हो जाएगा, 140 अंश इसका आंसर हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य कथन कौन है। तो देखते हैं, रेखा PQ वृत्त का व्यास है, PQ, ये कहाँ व्यास हो गया, ये तो स्पर्श रेखा है, ये गलत हो गया। गलत देखते हैं, रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है, OR वृत्त की जीवा नहीं भाई, त्रिज्या है, तो ये भी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ASB एक त्रिज्यखंड है, ASBA ये जो पूछ रहा है ये, तो भाई ये त्रिज्यखंड नहीं है, ये तो एक क्या कहते हैं इसको, ये एक चाप है। ASBA क्या है, एक चाप है। त्रिज्यखंड ऐसे होता है जैसे ये वृत्त का को केंद्र, केंद्र से एक त्रिज्या यहाँ पे जाए, एक त्रिज्या यहाँ पे, ये हो गया त्रिज्यखंड, तो इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। जैसे ये है वृत्त, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कोई नाम दे दिया जाए, AOB क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड है, क्योंकि ये त्रिज्याओं से बना, ये तो भाई जीवा से बना, तो ये क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। रेखाखंड CD वृत्त की छेदिका है, CD क्या है, वृत्त की छेदिका, ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि CD जो है वृत्त की छेदिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 की पावर 6 प्राप्त 15,625 का लघुगणकीय रूप है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। पीछे देखते हैं, पीछे सॉल्व करते हैं। आपको क्या है, 15,625 क्या है, 5 की पावर 6 के बराबर। और दोनों तरफ से सब लॉग ले लेंगे, लॉग EBS 15,625, तो लॉग EBS पे लेंगे 5 की पावर 6, ठीक। अब क्या कहते हैं, जब ये लॉग में पावर होती है तो ये पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। 15,625 क्या हो जाएगा, 6 log EBS 5, ठीक। अब करते हैं क्या, अब ये जो है इसके गुणे में इसको इधर ले आते हैं, यानी log EBS 15,625 log E/5 बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो ये अपॉन में होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, बस इतना आप ध्यान रखिए बस। log 5 बेस 15,625 बराबर क्या हो जाएगा, 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब ऐसा हो तो ये जो है यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे आ जाता है बेस में, बस। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। अब अगले, अब ये आपके बहुकल्पित प्रश्न समाप्त हो गए। अब आ जाते हैं अतलक उत्तरी प्रश्न। किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 135, 148, 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, ये आंकड़े जो हैं इनको आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो लिखेंगे भाई आंकड़ों का आरोही क्रम, क्या हो जाएगा, यानी 133 सबसे छोटा है, उसके पहले 135, फिर 137, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
135 दो बार है, यानी दो बार लिखेंगे 133 और फिर क्या है 137। ठीक, उसके बाद क्या है 140, उसके बाद 138 है, फिर 140 है, फिर 142 है, फिर 148 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 8। ठीक, अब कह रहा है भाई इनका माध्यिका ज्ञात कीजिए। n बराबर कितना है? 8। ये सम है। सम के लिए आपको माध्यिका का सूत्र पता होना चाहिए। मीडियन का क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन में 2। अगर विषम होता तो क्या होता है? m बराबर क्या होता है? n + 1/2वां पद। ये काहे के लिए? ये विषम के लिए। ये सम के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, तो m बराबर क्या हो जाएगा? n कितना है? 8/2। 8 यहाँ रखेंगे, 8/2 यानी 4वां पद, 8/2 4 + 1 यानी 5वां पद, अपॉन में क्या है? 2। तो 4वां पद इसमें देखेंगे आप कौन सा है भाई? 1 2 3 4, चौथा ये और पाँचवा ये, यानी 137 + 138/2 यानी + 100। तो क्या हो जाएगा? 8 7 15, 3 3 6 1 7, 1 1 2, 275/2। 2 से काट लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 14, 2 5 10, यानी मीडियन इसका आ गया 137.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। माध्यिका निकाला। एक प्रश्न 2 नंबर का आपका या 1 नंबर का आता जरूर है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करा गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -9 गुणे 2। तो हमने बताया था जो की पावर प्लस है उनको जोड़ लेते हैं, यानी 3 की पावर 4 + 5 + 2 गुणे 3 की पावर -9। तो 4 5 9 तो 11, 3 की पावर 11 हो गया गुणे 3 की पावर -9। अब एक गुणे में घाते जोड़ते हैं, यहाँ पे माइनस है तो घट जाएंगी। 3 की पावर 11 - 9, 3 की पावर 2 यानी इसका 9 हो गया। 9 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका गुणनखंड करने हैं अगला प्रश्न में। तो ये देखिए कुछ बन रहा है, ये फार्मूला एक बनना है। 2/x को होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये क्या? -y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a² - b², ये होता है क्या है? a² - b², a + b a - b। ठीक, तो a + b यानी 2/x + y/3 a + b हो गया और 2/x - y/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही गुणनखंड निकल गए। ठीक, ऐसे ही प्रश्न हो जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि a बराबर 6 8 11, b बराबर 5 11 13, तो a इंटरसेक्शन b। जब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो वो लिख दें। a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? 6 8 11 5 11 13। तो इसमें केवल 11 मिल रहा है, तो इसको ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कहता भाई a यूनियन b, बताओ इसका यूनियन मतलब सबको कंबाइन करके लिख दो, जो है वो भी लिखो, जो ना है 5 इन दोनों में किसी एक में है 5 को लिख लो, 6 किसी एक में है लिख लो, 8 किसी एक में है लिख लो, 11 किसी एक में है लिख लो। 2 बार हैं लेकिन लिखेंगे केवल एक बार, और 13 किसी में एक बार है तो 13 होगा। तो ये यूनियन होगा। इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, इंटरसेक्शन भी पूछ लेता है या यूनियन, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए, उस त्रिज्या पर एक बिंदु P लीजिए, P बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 3.5 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, ये इसका त्रिज्या है, OP मान लेते हैं। ये त्रिज्या कितनी? 3.5 सेंटीमीटर की, उसी का हमने वृत्त खींच लिया। ठीक, अब इस त्रिज्या से छोटी एक चाप को ऐसे लगाते हैं, ऐसे इस पॉइंट से P पॉइंट से। ठीक, तो यहाँ पर मिला, तो एक चाप उसी त्रिज्या से एक चाप ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्रकाल की नोक रखेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे, फिर इन दोनों से हमने एक चाप ऐसे लगाया, जब इससे करेंगे फिर एक चाप ऐसे लगाया, और फिर जो ये बिंदु आ गया इसको यहाँ से खींच देंगे ऐसे, मतलब ऐसे आ जाएगी
जब आप खींच देंगे तो ये एक प्रकार की स्पर्श रेखा बन गई। तो सबसे पहले क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, OP त्रिज्या है, उसको यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक, अब P पॉइंट से इस त्रिज्या से छोटी कोई चाप की, हमने कोई भी चाप लेके ऐसे प्रकार से मार दिया। जो यहाँ पे त्रिज्या को काटे वहाँ से उसी त्रिज्या से एक हमने चाप ऐसे लगा दिया, फिर एक और चाप इस पॉइंट से एक और चाप लगा दिया, फिर ये 2 पॉइंट हमको मिल गए, इन दोनों से एक चाप इधर को लगाया, इस पे रख के प्रकार ऐसे लगाया, फिर इस पे रख के प्रकार ऐसे लगाया, फिर इन दोनों को मिला दिए, एक लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गया, हमारी स्पर्श रेखा बन गई। तो बस हो गया, आपके 2 नंबर को 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, x² + 8x + 17 में x + 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, भाग वाला क्वेश्चन है। x² + 8x + 17, इसको किससे भाग देना, x + 3। तो आप देखिए भाग कैसे देते हैं, इसकी पावर कितनी, x, तो हम इसका ये देखते हैं और इसका ये देखते हैं, हमको वही पावर बनानी होती है। x को क्या बनाना होता है, x²। ठीक, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2, तो हमको किससे गुणा करनी पड़ेगी, 1x से अगर हम गुणा कर दें, x की पावर 1 से गुणा कर दें तो भाई x² बन जाएगा। तो यानी हमने गुणा किससे की, x से, तो इसको x यहाँ पे लिख लेंगे। अब गुणा कर लो, x की x से किया तो x² आ गया, x की 3 से किया तो प्लस का 3x आ गया। ठीक कर दें, अब घटा देते हैं, माइनस माइनस। ठीक, तो अब इसको घटाते हैं, 8 में से 3 गए 5x + 17। अब भाई x को हमको क्या बनाना है, 5x, x को क्या बनाना है, 5x, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 को उठा के यहाँ पे लिख देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 5x बन गया, 5 3 15। ठीक, घटा देते हैं, माइनस माइनस कट गया, 17 में से 5 गया, कितना बचे, 12। ठीक, तो ये आपका शेषफल हो गया। ठीक, तो क्या बोल रहा है, भागफल तथा शेषफल, तो भागफल इसका आ गया भाई x + 5 और शेषफल आ गया कितना, 12। ठीक, आप चेक भी कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से इसको चेक भी कर सकते हैं। भाजक कितना है, x + 3, भागफल कितना है, x + 5, x + 3 और x + 5 की गुणा कीजिए, इसमें से 12 जोड़ दीजिए शेषफल, तो आपका भाज्य जो है ये आपका बन जाएगा। ठीक, तो आप कर लीजिएगा ये अपने आप। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित सारणी में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न जो आपके होते हैं वो आगे। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार kg में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें एक सारणी बनेगी, x का मान कितना है, जो भार होता है ये x है, सिंगल वैल्यू 40 42 43 44 45। ठीक, और f की वैल्यू क्या है, बारंबारता जिसे कहते हैं। 40 के 4 विद्यार्थी, मतलब बार आ रहा है ना, 4 विद्यार्थी हैं, मतलब कितने टाइम, तो इस f क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें ये 12 हो जाएगा, ये 18, ये 10, ये 6। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, fx निकालते हैं, मतलब इन दोनों के गुणा, 4 चक्कू 16, 160 हो गया, 12 दूनी 24 का 4, हाथ से लगा 2, 12 चक्कू 48, 48 2 50, ये 504 हो गया, 18 36 का 6, यहाँ पे लगा 3, 18 चक्कू 72, 18 54, 18 चक्कू 72, 72 और 3 75। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन सही हो जाएगी। ये हो जाएगा 440 और 6 पंचे 30 का 0, यहाँ से लगा 3, 6 चौक 24 27। तो ये आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। तो इन दोनों का क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 4 6 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 6 1 7, 7 5 12, 4 16, 16 4 20, 3 23 का 3, यहाँ से लगा 2, 2 1 3, 5 8, 7 15, 15 4 19, 2 21,
2130 आ गया, इसको जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 2 1 3 4 5 50। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी है? सिग्मा एफ एक्स की। सिग्मा माने जोड़, इन सब का जोड़, और ये वैल्यू किसकी है? सिग्मा एक्स की। ठीक, तो समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी क्या हो जाएगा भाई? 2130 अर्थ में, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते, एक एक्स के एक्स मान चुके, समांतर माध्य लिख लीजिए, समांतर माध्य। तो कितना? 2130/50। ये 0 से 0 काट देंगे, 5 चौको 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 खाते 42.6। इसका क्या हो जाएगा? समांतर माध्य आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 42.6 इसका आंसर आ जाएगा, समांतर माध्य। तो ये सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब इन दोनों की जो है गुणा कर लेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, और फिर इन सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। ये क्या है? सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, उन दोनों को भाग दे देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ, समांतर माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में रुपये 5000 जमा किए, 12 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? चक्रवृद्धि ब्याज देता है भाई, 2 वर्ष बाद पूछा है, यानी इसका अमाउंट कितना है? 5000 रुपये। ठीक, टाइम इसका दे रखा है 2 वर्ष, रेट कितना दे रखा है? दर 8%। चक्रवृद्धि कितना 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, यानी ब्याज सहित उसको रुपए पूछा, यानी ए पूछ रहा है इसमें, यानी मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ब्याज नहीं पूछ रहा है, ब्याज होता तो उसको घटाना पड़ता। कह रहा है 5000 रुपये तो थे ही उसके पास, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसको रुपए मिलेंगे कितने, तो जितना ये तो मिलेगा और उसमें जो ब्याज लगेगा वो भी मिलेगा, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा वो पूछ रहा है। यानी इसका फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। ठीक, यहाँ से निकाल लें पी की वैल्यू कितनी? 5000, 1 + 8/100 की पावर टी, यानी 2 वर्ष। यहाँ से निकाल लें 5000, काट भी सकते हैं इसको, 2 चक्कू 8, 4 से काट दी, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, 25 कम तो क्या आ जाएगा? 1 + 2/25 की पावर 2, 5000। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 आएगा, 1 25 से कम 25, 25 से कम 25, 1 दूना 2 पावर 2। यहाँ से काट लीजिए 5000 गुणे 25 तो 27/25, 2 बार गुणा कर लेंगे इसको। ठीक, 25 से काट देंगे, 25 दूना 50, और ये 2 0 आ जाएंगे। ठीक, फिर 25 से कट्टे, 25 अट्ठे 200, यानी 8 गुणे 27 गुणे 27, इसकी गुणा कर लीजिएगा आप, जो भी आए वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 5832 का आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लीजिएगा आप, गुणा कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, मेरा ही नाम लिख के आ गया, बढ़िया। ठीक है, मेरे कमरे की लंबाई कितनी है? 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लंबाई इसकी भाई दे रखी है 4 मीटर, लंबाई कितनी है? 4 मीटर हो गया। ठीक, और चौड़ाई यानी बी कितनी दे रखी है? 3.5 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर।
तो इसका जो फार्मूला होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये क्या होता है फार्मूला, ये होता है LH ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक, क्या होता है LH ब्रैकेट में L प्लस बी, ये आप फार्मूला रट लीजिए। एक क्वेश्चन आ सकता है LH ब्रैकेट में L प्लस बी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों, यहाँ पे लिख लीजिएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, LH ब्रैकेट में L प्लस बी। L की वैल्यू 4 है, H की 3 है, 4 गुणे 3 ब्रैकेट में L प्लस बी यानी 4 प्लस 3.5, 4 3 12, 4 3 7.5। इसकी गुणा कर लीजिए, 12 पंचे 60 का 0 यहाँ से लगा 6, 12 फते 84, 6 90। तो इसके जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 90 मीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल आ गया। अगर बाई चांस यही आपका पूछा, यही आपका आंसर हो जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर बाई चांस पूछे कि 5 रुपये की दर से इस पे मतलब कि वो किया गया पेंट किया गया तो उसका व्यय निकालिए, तो व्यय क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे दर, कितना फिर देखा है, क्षेत्रफल कहना 90 है, 5 से किया गया है तो 9 पचे 45, 450 रुपये जो है इसका दर आ गया। ठीक, मतलब पेंट करवाने का खर्चा ऐसे कुछ मान लें, तो जो क्षेत्रफल आप निकालेंगे उसको गुणा कर देंगे उस रेट से, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जी वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे LH नहीं 2H है, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, 2H है तो 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 की सब 75 से गुणा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 का 0 यहाँ से लगा 3, 6 सत्ती 45 आ जाएगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा, कितना 45 आ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे 2H ब्रैकेट में L प्लस बी है, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक, L नहीं था ठीक है, तो वो गलती हो गई, 2H L प्लस बी। तो यहाँ से आप आ जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, 45 से 5 की जब गुणा करेंगे 5 25, 5 को 20, तो भाई 225 रुपये आ जाएगा। ठीक, ऐसे तो इसका आंसर जो है 45 आएगा, क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। तो L 4 मीटर, B 3.5 मीटर, H 3 मीटर, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये वाला फार्मूला मेन है, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। यहाँ पे 2 की 2 डाला, H की जगह पे 3 डाला, L कितना है 4 और प्लस 3.5। ठीक, तो यहाँ से आप गुणा कर लेंगे, 2 3 6 की गुणा 7.5 से करेंगे 45, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि ABC बराबर 40 अंश, ABC बराबर 40 अंश, कोण CAB बराबर 80 अंश, CAB ये वाला 80 अंश है, तो कोण ADB की मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, ये वाले त्रिभुज ABC में ये वाला पता है, ये वाला नहीं पता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यानी कोण A प्लस कोण ABC प्लस कोण BAC CAB कहिए या BAC कहिए, बात तो एक ही हो। ठीक, प्लस कोण कौन सा है, ACB, ये कितना 180 अंश होगा, ABC यानी ये 40 अंश दे रखा, BAC यानी ये 80 अंश दे रखा, ये पूछ रहा है कोण ACB, ये निकालेंगे 180 अंश, तो 80 40 8 4 12 120, यानी 120 ACB का मान क्या हो जाएगा, 180 में से 8 4 12 120 घटा देंगे, यानी कोण ACB का मान आ गया 60 अंश। ठीक, ये वाला कोण हमको मालूम हो गया 60 अंश। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखिए एक नोट, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जीवा है, इस वृत्तखंड, ये एक ये वृत्तखंड हो गया, एक ये वृत्तखंड हो गया, तो इस वृत्तखंड में जो
परिधि पर बने कोण हैं, एक ये वाला कोण बना है और एक ये वाला कोण बना है, तो ये क्या होंगे, ये भी 60 है तो ये वाला भी 60 अंश होगा। तो ए डी बी का मान हमसे पूछ रहा है तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 60 अंश। ठीक, तो इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। ठीक, तो क्रेता जो है 300 शेयर खरीदेगा तो भाई खरीदेगा तो बाजार मूल्य पे ही। ठीक, और जो शेयरधारी होगा 300 शेयरों के लिए क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर। वैसे अगर शेयर खरीदा जाता है तो वो बाजार मूल्य पर खरीदा जाता है, लेकिन उसने बोल रखा है प्रश्न में कि वो अंकित मूल्य पर खरीदा है क्रेता और बेचा उसने बाजार मूल्य पे। तो 300 शेयर खरीदा है तो क्रेता के द्वारा खरीदे गए शेयरों का मूल्य कितना हो जाएगा भाई। 300 शेयर हैं और ख़रीदा उसने कितने में, 10 में, तो 3000 के भाई उसने शेयर खरीद लिया और बेचा कितने में। बिक्री मूल्य इसका कितना हो जाएगा शेयरों का, बिक्री मूल्य जो हो जाएगा 300 गुणा किससे करेंगे, 40 से करेंगे, क्योंकि बिक्री दर तो उसकी प्रति शेयर 40 रुपये है ना। तो 40 से करेंगे तो 4 3 12 12 1 2 3 12,000 में बेचेंगे तो उसका लाभ क्या हो जाएगा। लाभ जो क्या हो जाएगा भाई, बेचा जितने में है और ख़रीदा उसको घटा दें। आप 5 रुपये का पेन लें तो ये और 10 में बेचें तो 10 से 5 घटाएंगे तो लाभ नहीं निकल आएगा। तो 12,000 से 3,000 घटा देंगे, बस 3,000 तो कितना 9,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा आंसर। ठीक, तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 3x² + 10x - 8 के गुणनखंड करना है। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए मैंने आपको बताया है, सबसे पहले इसकी गुणा कैसे करते हैं, इस वाले से। तो 8 त्रिक 24 हुआ तो 24 के हम क्या निकालते हैं, फैक्टर। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 6 12 फिर 2 3 6 3 1 कम 3। अब इन फैक्टर से हमको ये बनाना है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो घटाने पे जो है 10 बने। अगर प्लस होता तो जोड़ने पे 10 होता बनाना होता। तो हमको क्या बनाना है, घटाने पे 10 बने। तो इनका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 3 12 12 में से 2 गया 10, यानी समझिए 2 दूनी 4 3 12 12 में से 2 गया 12 - 2 कितना होता है 10 होता है। 12 × 2 कितना होता है 24। गुणा करने पे 24 बने और घटाने पे 10 बने, तो यानी किस में टूटेगा, 12 और 2 में टूट जाएगा। इसको लिखेंगे 3x², 10 को क्या लिखेंगे 12 - 2 x - 8, 3x² + 12 की x से तो 12x - 2x - 8। अब देखिए इसमें क्या मिल जाएगा, 3x कॉमन मिल जाएगा तो x बचा प्लस 3 चक्कू 12, ठीक, -2 कॉमन मिल जाएगा, x + 4 आ जाएगा। ठीक, x + 4 फिर से मिल जाएगा कॉमन, इधर क्या हो जाएगा 3x - 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय 216 सेंटीमीटर का, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे होता है घनाकार ठोस का, आइए देखते हैं। कुछ इस प्रकार है, एक ठोस घनाकार धातु टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, दो 216 यानी 6, इसका फार्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या था, 6 × भुजा स्क्वायर। 6 से काट दीजिए, 6 3 18 6 4 36, यानी भुजा स्क्वायर कितना आ गया 36, यानी भुजा इससे निकाल लेंगे हम
अंडर रूट 36 हो जाएगा जब स्क्वायर लगा है। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक, इस टुकड़े का आयतन क्या चाहिए तो पता है ठोस घनाकार है, यानी घन का आयतन पूछ रहा है। घनाकार टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा? आयतन आपको पता है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, क्यूब यानी पावर 3, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छांग 36 चक्का 216 इसका आ जाएगा। आयतन भी भुजा क्यूब 6 छांग 36 चक्का 2, तो आपका ये आ गया इसका आयतन भुजा यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन। तो ये था आपका संपूर्ण पेपर का हल जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए भी तुरंत। एक लाइक तो बनता है, इतना तो बनता है आप लोगों से, जितना लाइक करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा हम सबको। और कमेंट में भी बताइए कि समझ में आया है। जहाँ भी आपको दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ऐसे ही सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी आपके पेपर के थ्रू। ठीक है, तो आप अपनी एक बेहतर तैयारी करते रहिए और अपने एक परीक्षा में एक अच्छे अंक पाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने अन्य मित्रों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।